47 दिन नहीं, 1947 दिन भी हो जाएंगे तब भी हम लोग उठेंगे नहीं। और ये न्याय की जंग है, मनुवाद और अम्बेडकरवाद की जंग है। इसमें जब तक अम्बेडकरवाद नहीं जीतेगा हम लोग डटे रहेंगे। आज हमने जो मुख्य रूप से अदालत के सामने अपनी बात रखी वो ये रखी, और जज साहब ने भी काफ़ी हद तक हमसे कन्विंस हुए कि दिल्ली पुलिस की सारी इन्वेस्टिगेशन 3 आईओ बदल गए और हर एक चार्जशीट, सारी इन्वेस्टिगेशन हमने ये आर्ग्यू की कि ये पास होके आती है कमिश्नर लेवल से, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लेवल से। हर एक इन्वेस्टिगेशन SC/ST एक्ट में डॉक्टर रितु की भी हर इन्वेस्टिगेशन ना सिर्फ DCP साहब के पास से बल्कि कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास से, कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब के पास से क्लियर होके फाइल होती है। और उसमें ये साफ नज़र आ रहा है कि पुलिस के IO साहब ने और दूसरे अधिकारियों ने पूरी ताकत इस बात की लगाई है कि किस प्रकार से सविता रॉय साहिबा को, रजिस्ट्रार साहब जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के गुप्ता जी, वाइस चांसलर साहब, रजनी अब्बी साहब जो हैं, साहिबा जो हैं, जो प्रॉक्टर हैं, और जो डीन ऑफ कॉलेजेस हैं बलराम पानी साहब, और दौलत राम कॉलेज के चेयरमैन साहब मुकुल गुप्ता साहब, और 5 उनकी जो प्रोफेसर्स हैं, उन लोगों को कैसे बचाया जाए, कैसे सबूत मिटाए जाएं, कैसे डॉक्टर रितु को डराया जाए, धमकाया जाए, इनके ऊपर हमले कराए जाए, इसमें दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो शामिल हैं। ये बहस हमने की और इसमें कमिश्नर साहब के बगैर पत्ता भी पर नहीं मार सकता, ये हमने बहस की। तो जज साहब ने भी बहुत सारे सवाल पूछे जिसका जवाब ना तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब दे पाए, जिसका जवाब ना IO साहिबा दे पाई। उन्होंने तो ये तक कहा कि हमें ये बहुत सारी बातें पता ही नहीं है, मुझे तो वो पता है जो मैंने अपनी चार्जशीट में किया है, उससे पहले क्या हुआ है मुझे कुछ पता ही नहीं है। डॉक्टर रितु को सुरक्षा दिलाने के मामले में भी उन्होंने कहा कि मैं सुरक्षा उनको नहीं दिला पाई। कोर्ट ने उन्हें एक तरीके से फटकार भी लगाई है कि डॉक्टर रितु को IO साहिबा जो है डराना और धमकाना बंद करें। जो उन्होंने नोटिस दिए हैं जिसमें ये केस में अपनी शिकायत लेके गई थी कि मुझे वाइस चांसलर साहब ने और प्रॉक्टर साहिबा ने, रजनी अब्बी साहिबा ने हमला कराया है मेरे ऊपर, उसमें जो नोटिस दिया है वो ही धमकी भरे शब्दों में था। तो जज साहब ने भी फटकार लगाई IO साहिबा की कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, और उन्होंने अपनी गलती मान के कहा कि आगे से हम ख्याल रखेंगे। ये हुआ है। अब कोर्ट ने ये कहा है कि अगली डेट जो कि 7 नवंबर तय हुई है उसमें सभी पुराने दोनों IO और सारे जो जितने भी हायर ऑफिसर्स हैं वो सब अपना इकट्ठा करके जवाब लाएंगे। लेकिन जज साहब ने भी आज बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे जो इस बात को दर्शा रहे थे कि जज साहब को भी ये बात बहुत अजीब लग रही थी कि किस प्रकार से वो 35 बच्चे जो हैं उनको ढूंढने की कोशिश नहीं हुई। जो झूठे बच्चे क्रिएट किए गए थे, जो झूठे सिग्नेचर किए गए थे, उनको ढूंढने के लिए ना प्रिंसिपल को अरेस्ट किया गया, ना रजिस्ट्रार को अरेस्ट किया गया, ना उन 5 प्रोफेसर्स को अरेस्ट किया गया। ये एक बड़ा सवाल कोर्ट के सामने आया जिसका जवाब आज तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब और IO साहिबा कुछ दे नहीं पाए। सर, ये मामला पहले तो सीमित था लेकिन अब ये देश भर में पूरा मामला पहुंच चुका है डॉक्टर रितु को न्याय दिलाने के लिए, तो क्या इसका भी कोई असर पड़ेगा सरकार पे? नहीं, देखिए, हम लोग बार बार मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से ये कहते आए हैं कि ये लड़ाई जो हम जीतेंगे बहुजन समाज की, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ की, वो हम जब ही जीतेंगे जब 80% हम लोग सड़क पे आंदोलन करेंगे, मगर पीसफुल आंदोलन होना चाहिए। हर हालत में, हर कीमत पे आंदोलन पीसफुल होना चाहिए, एक बात। और दूसरा 20% हम कोर्ट की अदालत से लड़ाई जीतेंगे। तो उसी का कॉम्बिनेशन का रिज़ल्ट आप लोगों को नज़र आ रहा है कि आप पूरे देश में कह रहे हैं, मेरे ख्याल से देश से बाहर भी जितनी सपोर्ट अम्बेडकरवादियों की पूरी दुनिया से मिल रही है, और वो भी हम लोग स्वयं, डॉक्टर रितु, हम और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की टीम जो है, डॉक्टर रितु खुद पंजाब की कन्वीनर हैं मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की। हम लोगों को, आप सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखो, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी उस तरीके से हमें सपोर्ट नहीं कर रही, ये ऑर्गेनिक आंदोलन है, स्वयं जो ज़मीन से फूट के ऊपर निकल रहा है, और उसकी इतनी बड़ी सपोर्ट होना मैं समझता हूँ ये अनप्रेसिडेंटेड है। और ये उस तरीके से जैसे CA NRC के प्रोटेस्ट हुए थे बगैर किसी आउटसाइड सपोर्ट के, और डिस्पाइट पूरी ताकत लगी हुई है सरकार की भी, पुलिस की भी, प्रशासन की भी, यूनिवर्सिटी की भी, और RSS और मनुवादियों के, आतंकवादियों की भी, कि किसी तरीके से हमारी आवाज़ को दबा दिया जाए, हमारे बीच में आपस में डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए जाएं,
हमला कर दिया जाए। डॉक्टर रितु को यहाँ से किडनैप करने के लिए भी एक बार भरी 7-8 लोगों की गुंडों की गाड़ी आई थी, बहुत मुश्किल से वो बची। ये सब हथकंडे वो अपना रहे हैं आज। पर सर जितना ज़्यादा लंबा आंदोलन चलता आपको नहीं लगा उतना ज़्यादा कमज़ोर होता चला जाएगा आंदोलन? ये तो आप बताइए कि कमज़ोर हो रहा है जैसे जैसे समय जा रहा है और मजबूत हो रहा है। अभी तो आपने स्वयं ही फरमाया कि 47 दिन हो गए और ये देश का एक बड़ा आंदोलन बनता जा रहा है। तो आप खुद देख लीजिए ना, बात यही है। अगर हम लोगों 47 दिन में कोई रिजल्ट अभी तक नहीं निकल पाया। हमारा रिज़ल्ट क्या है? हमारा रिज़ल्ट है बहुजन समाज के लोगों में, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना कि ये रास्ता है आंदोलन के ज़रिए और कोर्ट के ज़रिए मिक्सचर करके ये रास्ता है। आपकी कोई भी मांग पूरी होगी वो अवेयरनेस। और पहले रोना नहीं है, रुलाना है, डरना नहीं, डराना है, नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। और घर घर संविधान, संविधान से हर समाधान, इज्जत और इंसाफ की लड़ाई हो रही है। तो उसके लिए आप देख रहे हैं कितने लोग जुड़ रहे हैं। कोई डॉक्टर रितु को नौकरी चाहिए, डॉक्टर रितु को नौकरी तो अभी 5 मिनट में मिल जाएगी। डॉक्टर रितु को नहीं, डॉक्टर रितु को ये भी ऑफ़र की जा रही है कि आप अपने 10-15 लोग बता दो, हम आपसे बगैर रिश्वत लिए, आमतौर पे RSS वाले रिश्वत लेके अपॉइंट कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं 10-15 लोग भी दे दो, हम बिना रिश्वत के लगा देंगे। पर डॉक्टर रितु कह रही है नहीं, मुझे उन 10-15 लाख टीचर्स की नौकरियां चाहिए जिनको NFS के ज़रिए हटाया गया है, जिनको बैकलॉग जो खाली पड़े हैं वो बैकलॉग कहाँ हैं। ये 10-15 लोगों की रिश्वत, ये मेरी अपनी नौकरी की रिश्वत अपने घर में रखो, ये डॉक्टर रितु बोल रही है। तो मैं ये समझता हूँ ये आंदोलन बहुत सफलता से चल रहा है और जैसे जैसे टाइम जाएगा ये अपनी असली मंजिल को ज़रूर पहुँचेगा। अम्बेडकरवाद जीतेगा, मनुवाद हारेगा। सर जैसे आपने कहा कि राजनीतिक पार्टियां जो समर्थन दे रही हैं उस लेवल से नहीं दे रही, लेकिन हमने देखा राजनीतिक पार्टियों के झंडे भी आप जैसे मार्च निकालते हैं, तो कहीं इसका राजनीतिकरण तो ना हो जाए आंदोलन का? इसका भी आपको कहीं ना कहीं खतरा, डर है क्या? हम सबसे बड़ी राजनीति कर रहे हैं देश की, हमसे बड़ी राजनीति कोई कर ही नहीं रहा। सरकार को एक मौका मिल जाएगा ना फिर, देखिए ना। देखिए हम ये RSS और मनुवादियों के, हमने, आप लोगों ने हमें दूसरे लोगों की तरह समझ रखा है, जो कोई वो अपना झूठा बहाना क्रिएट करेंगे और हम उससे डर के बैकफुट पे चले जाएंगे। अब वो कुछ भी बोल लें, हमें आतंकवादी बोल लें, हमें देशद्रोही बोल लें। अब जिसको आतंकवादी, RSS और BJP के लोग तो ज़्यादातर आतंकवादी हैं ही, देशद्रोही हैं ही। अब अगर कोई आतंकवादी किसी को आतंकवादी बोलता है तो वो इस बात का सर्टिफिकेट होता है कि हम सबसे बड़े देशभक्त हैं। वो जितनी उनकी ताकत है ना, जितनी ताकत है सब लगा लें, यहाँ कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। राजनीतिकरण बोलें या ना राजनीतिकरण बोलें, हम तो कह ही रहे हैं, हम ये मानते हैं कि मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के इस आंदोलन की वजह से और इससे पहले कोशिशों की वजह से आज बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियाँ संविधान की बात कर रही हैं, संविधान को बचाने की। हमारे मिशन का नाम क्या है? मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन। आज बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां ये कह रही हैं कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आज बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ कह रही हैं, आज बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कह रही हैं कि जो कास्ट बेस्ड सेंसस है वो होना चाहिए। तो ये आज से पहले तो नहीं हो रहा था। कुछ तो हम लोगों की, जो हम लोग मुट्ठी भर लोग काम कर रहे हैं और जिसकी संख्या बढ़ती जा रही है, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की कंट्रीब्यूशन है। अभी जनता को नज़र नहीं आ रहा, हम ही देश की सबसे बड़ी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम ही RSS, BJP और आतंकवादी जो इनके संगठन है सारे, उसके खिलाफ एक मजबूत महाज हम तैयार कर रहे हैं कि ना हम दबेंगे, ना हम पीछे हटेंगे, हम इन मनुवादियों को पीछे हटाएंगे। तो हमसे थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन हम शायद दे पा रहे हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी कि वो मजबूती के साथ आगे बढ़े और सारा बहुजन समाज एक प्लेटफॉर्म पे आए। हम तो कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं नहीं, लेकिन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में या किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में नॉन BJP और नॉन RSS कुछ अगर आपस में इख्तिलाफ हैं, कुछ आपस में डिफरेंसेस हैं, तो हम कोशिश करके वो दूर कराने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम नॉन पॉलिटिकल है, इसलिए हम बोलते हैं हम सबसे बड़ी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। गांव में क्या होता होगा लोग के साथ में? बिल्कुल बहुत बुरा हाल है गांव में। आप ये तो मान ही सकते हैं, मैं तो बार बार ये चीज़ कहती हूँ, छोटे गांव तबके से जब उठ के बड़े शहरों में आते हैं तो हमें लगता है यहाँ ये चीज़ें नहीं होंगी। जब हमें यहीं इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। फ़र्क सिर्फ इतना, हम वहाँ पर हमारा ज्ञान इतना था। जब हम बड़े शहरों में आते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है। हम 10 लोग मल्टी कल्चर, ये जैसे यूपी से हैं, वो कहीं से हैं, ये कहीं से हैं, मैं पंजाब से हूँ, तो हम जो मल्टी कल्चरल लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो हमारा जो विजन है वो ब्रॉडन होता है। हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं। तो यहाँ पे इतना संघर्ष कर करके, धक्के खा खा के हमें चीज़ों की समझ आती है और हमें लड़ने का साहस आता है। वहाँ हम नहीं कर सकते थे क्योंकि हम लोग इतना, हमारा तब ज्ञान इतना था। अब ज्ञान बढ़ चुका है, तो इसीलिए हम लड़ रहे हैं आज।
आप कह रहे हो शहर छोड़ दो, आज हम शहर छुड़वाएंगे, आज हम उन लोगों को यहाँ से भगाएंगे जिन्होंने ये किया है। लेकिन इस पर पढ़े लिखे लोग ज़्यादा जातिवादी है सर। आज गांव वाला उसको पता है कि छुआछूत ये वो सारी चीज़ें वो करता है, लेकिन इतना एक्सप्लिसिटली नहीं करता। पढ़ा लिखा आपको कैसे काटेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अंदर से पूरी स्ट्रैटेजी बना दी जाएगी कि आपको ऐसे काटे, मेन स्ट्रीम में आने दिया जाए। अभी आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, वो मूर्ख कौन थे जिन्होंने 2018 में SC/ST एक्ट को डिल्यूट करने की पूरी स्ट्रैटेजी बना दी? पढ़े लिखे लोग ऐसी नीति, ऐसी स्ट्रैटेजी से आपको काटेंगे ना। आपको NFS कौन कर रहा है, नॉट फाउंड सूटेबल कौन बता रहा है? यही पढ़ी लिखी लॉबी ना। ये जो अपना नकली एलिटिज्म बताते हैं ना, ऐसे ड्रामेबाजों को हम एक्सपोज करेंगे अपने देसी ठेठ तरीके से। बताएंगे कितना बड़ा ड्रामा और धोखा है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। सिर्फ ये चल रहा है, सिर्फ ये फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म ये लोग करते हैं, और कास्टिज्म, ये 3 इज्म जो है, कास्टिज्म, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, ये लोग फैलाते हैं। और इसी की रीढ़ की हड्डी ब्रेक करने के लिए हम अम्बेडकरवादी यहाँ बैठे हैं। खतरनाक गांव का है, शहर का ज्यादा खतरनाक? शहर का जो इलिटिज्म वाला कास्टिज्म है ना, जो इनका है, ये ज़्यादा खतरनाक है।